नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात होगी बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा सेक्टर में 74% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 से बढ़ाकर 49% की गई थी। भारत में साल 2000 में बीमा सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में भी बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% करने का ऐलान किया था। सरकार का मकसद विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। इससे देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि विदेशी निवेश से बीमा सेक्टर की कायाकल्प होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बीमा होगा और नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। हालांकि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश और एलआईसी में आईपीओ लाने का विरोध भी हो रहा है। एलआईसी के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल भारत में आबादी के लिहाज से बीमा सेक्टर उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। बीमा सेक्टर का जीडीपी में महज 3.6% योगदान है, जो वैश्विक औसत 7.13% के मुकाबले कम है। विदेशी निवेश से यह तस्वीर बदल सकती है, लेकिन कुछ सवाल और चिंताएं भी हैं। मसलन विदेशी निवेश से बीमा सेक्टर को आकार तो बढ़ेगा, लेकिन क्या लोगों को सस्ता बीमा मुहैया होगा? क्या विदेशी निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? एलआईसी कर्मचारियों का विरोध कितना जायज है? पॉलिसी धारकों को अपनी सेविंग को लेकर भी चिंता है। सवाल यह भी है कि क्या विदेशी स्टेक होल्डर का मकसद महज पैसा कमाना नहीं होगा? क्या विदेशी कंपनियों की मनमानी नहीं बढ़ेगी? तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विदेशी निवेश पर आगे बढ़ी सरकार। बीमा क्षेत्र में होगा 74% विदेशी निवेश। क्या बीमा क्षेत्र का होगा कायाकल्प? एफडीआई के मामले में मोदी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। कैबिनेट ने बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें बीमा सेक्टर में 74% विदेशी निवेश का रास्ता साफ हो गया। एफडीआई सीमा में वृद्धि विदेशी भागीदारों को भारतीय सीमा कंपनियों को नियंत्रित करने की अनुमति देगी। इससे पहले 2015 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 26 से बढ़ाकर 49% की थी। भारत में साल 2000 में बीमा सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में ही बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% करने के इरादे जाहिर कर दिए थे। वित्त मंत्री ने कहा था, सरकार का मकसद विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है। इससे देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। एफडीआई बढ़ाने के बावजूद नए ढांचे के तहत ज्यादातर डायरेक्टर, बोर्ड और प्रबंधन स्तर के अधिकारी भारतीय होंगे। कम से कम 50% डायरेक्टर स्वतंत्र होंगे। मुनाफे की निश्चित रकम बीमा कंपनियां रिजर्व के रूप में रखेंगी। इमरजेंसी में उपभोक्ता के हित में उसका इस्तेमाल हो सकेगा। जानकारों का मानना है कि एफडीआई का फायदा भविष्य में नजर आएगा। कंपनियों का विस्तार होगा, कंपनियों की पूंजी में इजाफा होगा, नौकरियों के अवसर भी बनेंगे। साथ ही कंपनियां अपनी पहुंच ज्यादा लोगों तक बनाने की कोशिश करेंगी। अभी जीडीपी में बीमा सेक्टर का योगदान 3.6% है, जो वैश्विक औसत 7.13% के मुकाबले कम है। साधारण बीमा के मामले में ये जीडीपी का 0.94% है, जबकि वैश्विक औसत 2.88% है। सरकार एलआईसी में आईपीओ लाने की तैयारी में भी है। बजट में भी इसका ऐलान किया गया था। हालांकि बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश और एलआईसी में आईपीओ लाने का विरोध भी हो रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी आईपीओ लाने के खिलाफ हैं। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। कर्मचारियों का तर्क है, एलआईसी निगम जनता की सेवा की भावना से काम करता है। एलआईसी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बीमा क्षेत्र पर विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। एलआईसी पूरी तरह से लाभ में है। आईपीओ के जरिए एलआईसी को शेयर मार्केट से जोड़ने का क्या औचित्य है? एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की खबर से बीमा धारकों में भी चिंता है। एलआईसी के 25 करोड़ बीमा धारक हैं। उन्हें अपनी सेविंग खोने का डर सता रहा है। हालांकि बाजार के जानकारों का कहना है कि एलआईसी के पॉलिसी धारकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का उन पर कोई सीधा असर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो चलिए इसी बढ़ते हुए आकार को समझने की कोशिश करेंगे। कितना फायदा, कितना नुकसान, कितनी चिंताएं, इसी की आज हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे, मेरे साथ प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जुड़ रही, स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय फिलहाल जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत। प्रोफेसर यामिनी, आपसे जानना चाहूंगा, बीमा क्षेत्र के विदेशी निवेश की सीमा 49 से 74% को मंजूरी मिलना, इसके मायने क्या है आखिर? जी देखिए, इसके मायने हैं कि जो है जो बाहर के लोग हैं वो बीमा कंपनियों में 74% निवेश कर सकते हैं और जिसके तहत जो कैपिटल वो इन्फ्यूज करेंगे उसका इस्तेमाल बीमा कंपनी नए प्रोडक्ट्स या नई चीज़ों को लाने में कर सकती है। कोविड के दौरान ऐसा देखा गया है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जंप आया है 15% के करीब, और ख़ास तौर पे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ली हैं और जिसके कारण ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने क्लेम्स भी किए हैं। तो जो स्मॉलर कंपनीज हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्लेम्स को जो है वापस देने में और प्रॉफिटेबल रहने में। उनके लिए उनको कैपिटल इन्फ्यूजन की ज़रूरत है और नए प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, जिसके तहत ये ज़रूरी बनता है कि लोगों की अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्यूजन की कैपेसिटी नहीं है तो बाहर के लोगों को अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो कैपिटल इन्फ्यूजन कर सके और एक बेहतर पेनिट्रेशन के लिए अच्छा रहेगा इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ठीक है, विजय खेड़ा और मधुकर गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत। विजय खेड़ा साहब, असल में लोगों के मन में एक डर भी है कि इनके आने से उनकी अपनी अस्मिता पर सवाल खड़ा हो जाएगा, जो उनको अब तक मिलता आ रहा था वो उनके हाथ से छिन जाएगा। इस डर को कैसे दूर करेंगे खेड़ा साहब? किसके हाथ से छिन जाएगा? LIC वर्कर्स का कहना है कि देखिए, इनके आने से नौकरियों पे संकट आ जाएगा, क्रेडिबिलिटी का सवाल है, लोगों का पैसा संरक्षित नहीं हो पाएगा। मेरा ख्याल यह है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब कैपिटल बढ़ेगी, बाहर से इंश्योरेंस कंपनी आती हैं तो प्राकृतिक रूप से कैपिटल बढ़ेगी। अभी तक हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर में GDP का मुश्किल से, जैसा भी बता भी रही थी मंत्री, 3% या 3.5% है, जबकि दूसरे देशों में लगभग ये 10% के आसपास रहता है। तो हमको इस सेक्टर में बढ़ाने की आवश्यकता थी। दूसरी बात, इतना बड़ा देश है और अभी जो इंश्योरेंस लोग कमाते हैं करते हैं, और जब उनका क्लेम आता है तो उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तरह तरह से के प्रोसेस से गुजरना होता है। इस कारण अगर जब ज्यादा कंपनीज होंगी, ज्यादा कंपटीशन होगा, तो लेवल फील्ड होगा, सुविधाएं कंपनियां फिर ज्यादा प्रोवाइड करेंगी। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई नुकसान होने वाला है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस बनेगा, रोज रोज उतार चढ़ाव में कमी आएगी, एक्सचेंज हमारे पास जो आता है। इस तरह से LIC में अगर जितना ज्यादा कंपनीज बाहर से आती हैं उतनी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इससे कोई नुकसान होने वाला है। और जब ये शुरुआत की थी 91 में नरसिम्हा राव जी ने, तब ऐसा लगता था कि पता नहीं ये कैसा होगा, लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज की आवश्यकता हमको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हमको है। तो ये कैपिटल अगर आती है विदेशी यहाँ लगने के लिए, और सेक्टर्स में हम लोग कर ही रहे हैं, तो इस सेक्टर में मैं नहीं समझता कोई खतरा या देश को कोई नुकसान है। जबकि कुछ सारे टारगेट वो एम्बार्गो भी लगाए जा रहे हैं, कुछ रोक भी लगाई जा रही है, जैसे रिजर्व बैंक वगैरह में उनको कुछ इसका हिस्सा रखना होगा, कितना बाहर ले जा सकेंगे, उसमें से कितना देश में खर्च करना पड़ेगा। इन सब चीजों पर भी विचार किया जाएगा, तब उसका सही रूप पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के बाद सामने आएगा। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या आपको भी लगता है कि आर्थिक दिशा में सुधार के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है जिसको लिया गया है और इससे बहुत बड़ा आर्थिक सुधार आने वाला है? देखिए घनश्याम जी, भाजपा के चाल चेहरे और चरित्र में मुझे बड़ा प्रश्न लगता है। और RSS आज कहाँ है? जो RSS जब 26% FDI की बात होती थी उस समय सर्वाधिक विरोध हुआ था और यही भाजपा के लोग, और वो RSS पार्लियामेंट को कई दिनों तक चलने नहीं दिया था। आज ये लोग इतना पैरवीकार हो गए हैं, ऐसा लगता है कि FDI के बिना कुछ चलेगा ही नहीं। दोहरा देखिए, क्यों मैं कहता हूँ बार बार, वैचारिक आधार पर एक तरफ तो आप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की गाथाएं गाते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर रहे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, लेकिन ये कैसी आत्मनिर्भरता है कि आप बेचूजीवी बन करके आप भारत को बेच करके आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। 80 लाख करोड़ रुपए आज जो है, जो क्षेत्र है, इस पर इन लोगों की नजर है। सरकार का काम सिर्फ
एसेट को बेचना है जो पुरानी सरकारों ने पैदा किया, तैयार किया, या कुछ नए एसेट को लाना है, नया चीज बनाना है? मैं पूछता हूँ, क्या अभी तक कोई एक एसेट बनाया गया? इंश्योरेंस सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर जो LIC सारे देश का और सारी व्यवस्थाओं का इंश्योरेंस करता था, आज वो अपने इंश्योरेंस पर अब उसको प्रश्न है। आप खुद अपना इंश्योरेंस उसका क्या होगा, वो कटघरे में है। 25 लाख कर्मचारी, आप ही बोल रहे हैं, इतने भारी मात्रा में जो सेक्टर नौकरी दे रहा है, उनकी जो अस्थायित्व की जो परिस्थितियां हैं, जो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में थे, आज वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जब बढ़ेगी, इंश्योरेंस का सेक्टर जब इतना FDI आप कर लेंगे, आपका मैनेजमेंट उनके हाथ में चला जाएगा, तो उनकी नौकरी पर नेचुरल है उनका कहना, और उनकी जो कंसर्न है उसको ध्यान रखना। जहां तक बात है प्राइवेट सेक्टर, इनका कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी भी बहुत सारे बीमा क्षेत्र में कंपनियां हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन डॉक्टर अजय, ये भी समझाते चलिए ना कि FDI तो आपकी प्राथमिकताओं में था, अचानक बीजेपी के FDI से आपको दिक्कत क्यों होने लगी? विरोध करने के लिए विरोध करना है क्या? नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछिए। क्यों आपसे क्यों नहीं पूछूं? आप ही तो कह रहे हैं ना, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। यही प्रश्न भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि 2004, 2005, 2009, 2010 में जब हम सिर्फ 36%, ओनली 26%, जिसमें मैनेजमेंट हमारे हाथ में था, उस समय इतना विरोध, जिसमें पार्लियामेंट को इन लोगों ने नहीं चलने दिया। RSS की वो भी शाखाएं कहाँ हैं? अब क्यों नहीं प्रश्न करती हैं? देखिए, जो उनके मजदूर डॉक्टर अजय, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना, जो उनको समझ नहीं आ रहा था वो समझ आ गया, लेकिन आपको जो चीज ऑलरेडी समझ में आई हुई थी वो दिमाग से क्यों निकल रही है? तो इनको क्षमा मांगनी चाहिए कि 10 दिनों तक पार्लियामेंट को क्यों पहले बंधक बना के रखा? तो आप क्षमा मांगेंगे फिलहाल FDI का विरोध करने पर? आप क्षमा मांगेंगे डॉक्टर अजय? नहीं, आप फिर उल्टा प्रश्न आप पूछ नहीं, रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात समझिए, एक बात समझिए डॉक्टर अजय, एक चीज जो बीजेपी को समझ में नहीं आ रही थी, वो धीरे धीरे समझ में आ गई, हम मान के चलेंगे। और आपको जो समझ में ऑलरेडी आ रहा था, आप उससे नासमझ क्यों बन रहे हैं? भाजपा के प्रवक्ता से और भाजपा के मंत्री से कि क्या अब वो पहले नासमझ से अब समझदार हो गए देश को बेचने के बाद? तो आप समझदार थे, आप नासमझ हो गए, मैं आपसे क्यों ना पूछूं? आप करें तो नहीं बेच रहे। पहले भी मैं समझदार था, प्रश्न का उत्तर सुनिए। पहले भी मैं समझदार था, पार्टी पहले भी समझदार थी, पहले भी हम FDI चाहते थे, लेकिन 74% नहीं। जहाँ पे हमारा मैनेजमेंट हो, हम 26% देने की बात करते थे, 49% इन लोगों ने दिया 15 में, और अब जो है उसको 74% पर ले गए, जिसमें कि हमारा अधिकार नहीं रहेगा। पहले भारतीयों का अधिकार था। हाँ, तो ये पॉइंट बताइए ना। ठीक है, और इसीलिए आज जो FDI में के कारण इतना 74% करने के कारण, पूरी तरह प्राइवेटाइजेशन के हाथ में देने के कारण कर्मचारी आशंकित है, उनका भविष्य असुरक्षित है। ठीक है, समझ गया। अब आपका पॉइंट समझ में आ गया सर। थोड़ी देर लगी आपको समझाने में, लेकिन अब आप अपना विरोध समझा पा रहे। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट, अब समझ में आ गई बात। मधुकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुकर जी, LIC सिर्फ बीमा नहीं बेच रहा ना, LIC तो असल में विश्वास का नाम भी है। क्या ये विश्वास, ये क्रेडिबिलिटी इस निवेश के बढ़ने से आहत हो जाएगी? क्या इसका डर जो LIC वर्कर्स को है वो सही है, और आम आदमी कहीं ना कहीं ये सोच रहा है? देखिए, ये सवाल तब भी उठा था जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आया था, या केंटकी फ्राइड चिकन इंडिया में आया था। अब देश को बेचने की बात जो की जा रही है, हमने किसको क्या बेच दिया? अब 74% भी क्यों, पूरी तरह से क्यों 100% अगर कर भी देते हैं, तो विदेशी कंपनियां अपनी पूंजी हमारे देश में लगा रही हैं। फैसले भी उनके होंगे ना फिर। प्रतिस्पर्धा का युग है, LIC भी है। जो चाहिए वो करना वो ये है कि हम LIC और जो फॉरेन की कंपनीज हैं उनमें प्रतिस्पर्धा पैदा करें। कंपटीशन ही मूल मंत्र है एक पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का। अगर हम कंपटीशन, अब देखिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जो सेलफोन कंपनीज हैं, पहले क्या स्थिति थी? एक नया कनेक्शन लेने के लिए कई वर्ष वेट करना पड़ता था, कई साल, और उसके लिए लोग सिफारिश कराते थे माननीय जो टेलीकॉम मंत्री होते थे उनकी। तो उसके बाद जो है सारी दरें नीचे आई हैं, सब कुछ नीचे आया है। कहाँ व्यवस्था कहाँ बिगड़ गई? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, और वो उदाहरण जो है वो उसको अगर हम समझ लें तो ये बात सारी बात जो है हमारे गले उतरेगी। मारुति जो उद्योग है, मारुति उद्योग एक भारतीय कंपनी थी। आज एक भी शेयर भारत सरकार के पास उसका नहीं है,
5 से ज़्यादा जापानीज जो हैं, जो सुजुकी कंपनी है उसके 5 से ज़्यादा जापानीज एम्प्लॉयज़ नहीं है या डायरेक्टर्स नहीं है, मूल तौर पे सभी भारतीय हैं। अगर हम मारुति गाड़ी को मारुति के तौर पे विदेश में बेचना चाहते तो वो नहीं बिकती। वो इसलिए बिकी क्योंकि उसका ब्रांड नेम सुजुकी था, और जितना इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने उसमें किया मारुति में, उससे कई गुना, मेनी टाइम्स ओवर हमने रिकवर किया इन टर्म्स ऑफ एक्साइज, इन टर्म्स ऑफ कार और बीमा को हम एक साथ जोड़ के देख सकते हैं। बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं सर? बीमा कार जैसा ही है। देखिए, इसमें कार की जरूरत सबको है, बीमा की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, बीमा वही मैं कह रहा हूं सर, बीमा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, निस्बत कार के, आप कार के बिना रह सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के बिना नहीं रह सकते। किसान जो गरीब आदमी है उसके लिए बीमा और भी आवश्यक है। बात इतनी है कि सरकार उनका कितना हाथ पकड़ती है। अगर बीमा करना है तो कितना अंश व्यक्ति देगा, गरीब आदमी देगा, किसान देगा, मजदूर देगा, कितना सरकार देगी। बात ले दे के वहां अटकती है कि सरकार का योगदान, जो पूरा इंश्योरेंस का जो इकोसिस्टम है उसमें सरकार का योगदान क्या रहेगा। और अगर हम नहीं करते, 74% नहीं करते, मैं मानता हूं कि कुछ सालों में हो सकता है 100% हो जाए। इसके अलावा विकल्प क्या है? हमारे पास पूंजी है नहीं, विदेश से हम पूंजी आने नहीं देना चाहते हैं। ये जब भी विदेश से पूंजी आती है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया हमारे देश में उसका उदाहरण देने लगते हैं। ये डर, इतना विशाल देश है, 132-35 करोड़ की आबादी है, क्या थ्रेट है हमें अपने पे विश्वास क्यों नहीं है, सेल्फ बिलीफ क्यों नहीं है? हम किस बात से डर रहे हैं, किस पूंजी निवेश से डर रहे हैं? तो हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। जब हमारे पास पूंजी नहीं है तो जाहिर है कि हमें पूंजी बाहर से अट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सर, डर इसी बात का है ना कि जिसकी जितनी पूंजी उसका उतना अधिकार, उसकी उतनी से भी होगी। देखिए, ऐसा हम क्या उनसे पैसा हम ले रहे हैं, उनको दे क्या रहे हैं? जो कंपनी बीमा करेगी वो उनको हम क्या दे रहे हैं? थोड़ा प्रीमियम दे रहे हैं, उसके अलावा पैसा तो वो लगा रहे हैं। ठीक है प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, ठीक है सर। प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, बीमा सेक्टर का आकार तो बढ़ेगा, ये तो तय है, लेकिन क्या हमें सस्ता बीमा मिल पाएगा? चिंता इस बात की भी है। अगर मिल पाएगा तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा? जी देखिए, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर होंगे, उसके तहत ये ज़रूरी देखा जाएगा, क्योंकि जो है कंपटीशन बढ़ेगा तो आपका जो बीमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऑफर किया जाएगा कि वो सस्ते दामों पे हो और एक अच्छे जो है कम प्रीमियम पे हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे ले सकें। क्योंकि ये ज़रूरी है कि एक बीमा कंपनी जो है, अगर वो चलाना चाहती है अपना कार्य, तो वो थोड़े समय के बाद प्रॉफिटेबल हो। अभी जब इनिशियल स्टार्ट करती है तब चाहे प्रॉफिटेबल नहीं हो, पर बाद में वो प्रॉफिटेबल हो, उसके लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना होगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि बीमा के जो प्रीमियम्स हैं वो लोअर डाउन किए जाएं और नए नए प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जाए। ठीक है विजय खेड़ा साहब, असल में हम पिछली चीजों से सीखते हैं, तब आगे हम और बढ़ते हैं। पिछली चीजों में अगर हमें फायदा होता है तो हम और चीजों को बढ़ाते हैं। 2015 में 26% से 49% एफडीआई कर दिया गया और अब बात 74% की हो रही है। तो सर, पिछली बार के ऐसे कौन से बदलाव थे जिसके बाद ये लगा आखिर कि अब इसको 49 से हमें 74% कर देना चाहिए? वो उपाय और वो फायदा भी बताइए सर। पहली चीज तो कैपिटल, हिंदुस्तान के अंदर बाहर से आके कैपिटल लगेगी। पहला तो ये है, 49% हुआ तो कैपिटल बढ़ी, बिजनेस बढ़ा, टैक्स रेवेन्यू भी हमें मिला उनसे। अब जब हम आगे और 75-76% जितना भी चाहे करते हैं, अभी बल्कि विशेषज्ञ बोल रहे थे 100% तक भी हो जाए, तो जब हमको टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर मिलना है और हम सीधा विदेश से एक्सचेंज नहीं ले रहे हैं, सर्विसेज के तौर पर वो आ रहा है और फिर उसके प्रॉफिट का एक भारी हिस्सा हमें मिल रहा है। लोग उस सेक्टर में हमारे हिंदुस्तानी ही काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इतनी सारी बातों का हमको लाभ हो रहा है। दूसरी बात, कॉमन मैन जो इंश्योरेंस कराता है, आज उसको कम कंपनियां होने की वजह से उन पर निर्भर रहना पड़ता है। कंपनियां मिलजुल के एक पॉलिसी तय कर लेते हैं, उस पॉलिसी के तहत उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जब उनके क्लेम्स आते हैं, लटके रहते हैं। जब विदेशी इन्वेस्टमेंट की और कंपनियां आएंगी, बहुत सारी होंगी, तो एक कंपटीशन होएगा, एक लेवल फील्ड आएगा। उस फील्ड आने से लोग सुविधाएं देंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक बात बताता हूँ, कार का इंश्योरेंस ही ले लीजिएगा। कई कंट्रीज में किलोमीटर के हिसाब से है,
अगर एक गाड़ी आपने एक साल में 2000 किलोमीटर चलाई तो इंश्योरेंस का उसी हिसाब से उनको बाद में फायदा मिलेगा अगली बार। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये कंपटीशन जब होएगा तो विदेशी कंपनियां इस तरह की सुविधाएं देंगी हमें, उसके बाद ऊपर से हम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हैं। इतने सारे लाभ है, इसके नुकसान तो कहीं से नजर आ ही नहीं रहा है। लेकिन वो तो विरोधियों को जो कहना है वो कहें, भले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत इसकी नरसिम्हा राव जी ने की थी। नरसिम्हा राव को भी लोग रिफॉर्मर ही मानते हैं, हालांकि उसमें मनमोहन नहीं सिंह सर, जी विरोधी विरोध नहीं कर रहे हैं सर खेड़ा साहब। जो LIC वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो भी इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि सिर्फ अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है। जी, वर्कर्स का तो हमेशा ही विरोध करना एक नियम ही है। उनको क्योंकि तकलीफ होएगी, उन्हें काम अधिक करना पड़ेगा, कंपटीशन के हिसाब से करना पड़ेगा, मनमानी नहीं कर सकेंगे। तो वो तो कभी भी रेजिस्टेंस टू चेंज इज नेचुरल, प्राकृतिक नेचर है, आदमी की प्रकृति है। हम ही आपको जब एक मकान बदल के शिफ्ट करना होता है कहीं, तो हम 100 बार सोचते हैं कि ये तकलीफ होगी, वो तकलीफ होगी, ये परेशानी आएगी। रेजिस्टेंस टू चेंज ये एक नॉर्मल आदमी की कैरेक्टर है, नेचर, प्रकृति है, तो वो हो रहा है। तो अभी वो तो कर रहे हैं, इसको इसी कारण से कर रहे हैं। पहले भी कई सेक्टर्स में ऐसा ही हुआ, जैसे एयर इंडिया की, होटल्स थे। तो आजकल आप विश्वास दिला पाने में इतने नाकाम क्यों दिखाई देते हैं सर? आजकल आपकी बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे? ना किसान विश्वास कर रहे, ना LIC एम्प्लॉय विश्वास कर रहे। ये अविश्वास इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? किसान तो विश्वास कर ही रहे हैं। अच्छा, उन्हीं किसानों के विश्वास की दम पर तो हम अड़े हुए हैं कृषि बिल के लिए। अगर किसानों का विश्वास न जीता होता, हम असलियत न जानते होते, तो हम बदलते उसको। इस बार देखिएगा सर, किसान इस बार कुछ और मन बना चुके हैं। इस बार देखिएगा सर, किसानों को कितना आपने जीता, उनसे बात करके देखिए जरा इस बार। आप मुट्ठी भर किसानों को उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों मानते हैं? यह कितने किसान हैं, कितने किसान नहीं है, इसका अंदाजा है आपको? तो मुट्ठी भर देश के लोग आपके लिए विश्वास मायने नहीं रखते? मुट्ठी भर लोग इस देश में नहीं एग्जिस्ट करते, प्रासंगिक नहीं है आपके लिए? ये उनके सचमुच के प्रतिनिधि नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखने वाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए किसानों पे तो बहुत बात करते रहे। ठीक है, एक बात आई तो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर अजय, हम किसी भी बदलाव के लिए तैयार क्यों नहीं होते? और कोई भी बदलाव अगर जब समझाया जाता है फायदे के लिए, देश हित के लिए, तो उसमें हम नेगेटिविटी क्यों ढूंढने लगते हैं? सर, इतने नकारात्मक क्यों हो गए हम, और खासकर अपोजिशन? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और भाजपा के लोगों के लिए ये अपने आप में एक तरह से ये टूल है। ये भी टूल किट ही है, टूल किट है। जब भी कोई प्रश्न किया जाए विपक्ष के द्वारा, जब भी कोई अच्छे सुझाव दिए जाए, जब भी कोई सकारात्मक बातें रखी जाए, और जब भी अब आपके सुझाव आपके लोग तो मान नहीं रहे। अजय उपाध्याय, आपके सुझाव आपकी पार्टी के लोग तो मान नहीं रहे। इस्तीफों का दौर चल पड़ा है, आप सोच रहे कि बीजेपी मान ले, ये भी थोड़ा सा अजीब है। नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ। अच्छा, चाको साहब को समझा दिया था लोकतंत्र? चाको साहब को जितना G23 के लोगों को समझा दिया था। चाको साहब को जितना पार्टी ने दिया, शायद कोई नहीं उतना दे पाएगा। ठीक है, मतलब मैं इसलिए, मेरा ये आज विषय नहीं है, मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपके अपने लोग आपको नहीं मानते, तो केंद्र में मौजूद मजबूत से खड़ी सरकार आपकी बात क्यों मान ले? आपके सुझाव में उतना दम भी तो हो। देखिए घनश्याम जी, हमारी बात नहीं माने, ये अपनी बात मान ले। जिस बात को लेकर के निरंतर मैंने पानी पी के गाली एनडीए यूपीए सरकार को उस समय देते थे, ये अपनी बात मान ले। जब अपने आरएसएस के लोगों की जो निरंतर विरोध करते रहे हैं इस तरह के रिफॉर्म्स का, जब 49% प्लस होता है, 49 पर ही क्यों बैरियर लगाया गया था? इसलिए लगाया गया था कि हमारी वहां पे हमारे लोगों की, देश के लोगों की जो मैनेजमेंट में हमारे अधिकार होंगे, और राइट जो है वो राइट ही कहीं ना कहीं हमें पे करते। जहां तक बात अभी मधुकर गुप्ता जी ने मारुति कंपनी की है, गुप्ता जी एक वरिष्ठ IAS भी है, ये समझते होंगे बात को कि किस तरह से उस मारुति कंपनी में लाखों लोगों की नौकरी और सैकड़ों दिनों तक लोग यहाँ रोड पे खड़े रहे ये गुड़गांव में, और उनकी नौकरी चली गई। आज भी वो लोग दर की ठोकरें खाते हैं। जरा उस पर उसका भी ख्याल रखना चाहिए। LIC का भी यदि ये परिस्थिति रहेगी 49 प्लस होगा, तो वहाँ भी यही हाल होगा। अच्छा, ये तो बताइए, इस पैनल में मौजूद 4 लोग, इस पैनल में मौजूद 4 लोग और 3 एक ही बात कहें, फिर भी आपकी बात लोग मान लें जो आपको देख रहे हैं, और 3 लोगों को इग्नोर कर दें, इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है? घनश्याम जी, मैं इस पैनल में 5 लोगों में से 4 लोगों की बात हो सकता है कि एक तरफ हो, लेकिन जे सुनील कहा करते थे कि एक की भी आवाज यदि लगता है कि विपरीत है, तो उसको भी स्वीकार करके एक बार उस पर विचार करना चाहिए।
ये अच्छा होगा, वो हित में होगा और हो सकता है उस सुधार का फायदा देश को। सर मैं आपके लिए मानता हूं कहने की चार बातें वोट भी कुछ एक और है, बात तो फिर अपने ही और लोगों मैं की अकेला सुन भी लेते। हूं। फिर मैं यही कहूंगा, जो आप लोगों से खफा बैठे हैं उनको भी सुन लिया होता। G23 के 23 लोग, वो देखिए, पीसी चाको ये साहब 1, G20 24 देखिए, और ये बहुत सारे नाम है। देखिए, उपाध्याय जी ने जो कहा, मारुति की बात की, और उसके बाद जो आशंका एलआईसी के अधिकारियों कर्मचारियों के जहन में, मन में है, उसके बारे में उल्लेख किया, वो होना स्वाभाविक है। देखिए, उनको थोड़ा आश्वस्त करना पड़ेगा सरकार की तरफ से कि आपकी जो नौकरी है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी सर्विस की, वो आपके खिलाफ बदली नहीं जाएंगी। उसके साथ साथ प्रतिस्पर्धा का दौर है, तो प्रतिस्पर्धा के दौर में आपको भी compete करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनको अनुभव है। जाहिर है कि जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो हेड हंटिंग इन्हीं में से करेंगी। काफ़ी जो अनुभवी लोग हैं एलआईसी के या अन्य जो बीमा कंपनियां हैं जो सरकारी क्षेत्र में हैं, उन्हीं के लोग उनको ज़्यादा सैलरीज दे के वो अपनी कंपनीज में एब्जॉर्ब करेंगे। तो एक जहाँ कंपटीशन बढ़ेगा वहाँ अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं एलआईसी में, अगर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की उनका जिक्र किया जाए, कि बहुत लोग आने वाले सालों में, मैंने पब्लिक सेक्टर को 6 साल देखा भारत सरकार में, तो हम लोग ये देखा करते थे कि भाई रिटायरमेंट कितने लोगों की हो रही है हर साल। तो उसमें हाँ, ये ज़रूर है कि नए लोगों की जो भर्ती है, वो नए जो परिवेश है, नया जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, उसको देख के की जाएगी। तो प्रतिस्पर्धा जो है, मूल मंत्र जो है पूंजीवादी व्यवस्था का, वो परफेक्ट कंपटीशन है। जहां परफेक्ट कंपटीशन है वहां कोई भी सेक्टर हो वो बहुत निखरता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होती है और कॉस्ट ऑफ सर्विस नीचे जाती है। ये प्रमाणित हो चुका है। आप देखिए, इसके क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो सेल फोन का है। तो इसके बारे में सरकार को मैं समझता हूं आश्वस्त करना पड़ेगा एलआईसी के एम्प्लॉयज़ को या अन्य जो सरकारी बीमा कंपनीज हैं उनके एम्प्लॉयज़ को। और मैं नहीं समझता हूं कि उन एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा नफरी है। 25,000 इतने बड़े देश में कोई बहुत बड़ी नफरी नहीं होती है। दूसरी बात एक और जो मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा कि 74% क्यों किया, 100% क्यों नहीं किया? ये 74%, ये मानसिक बैरियर्स क्या हैं? 49%, 74%, ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्यों हमने, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये साइकोलॉजिकल बैरियर से क्यों ग्रसित हैं? जब आप कॉन्फिडेंट हैं, हम उस डॉक्टर की तरह हैं जो उसको, अगर हमें कॉन्फिडेंस है हमारी दवाई पे, तो हम आधी अधूरी दवाई क्यों दे रहे हैं? पूरी दवाई दीजिए ना। मैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पैसा आएगा कहाँ से, और सारे विश्व में पैसा ऐसे ही आया है। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो 5 साल, 10 साल, 20 साल घाटा भी खा सकती हैं और दे कैन एब्जॉर्ब लॉसेस, इनिशियल लॉसेस। उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी है, नई सोच है, बहुत सारी बातें हैं। उसके साथ साथ वो हमारे देश में कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं, पूंजी निवेश कर रहे हैं। यहां से क्या लेके जा रहे हैं? प्रॉफिट्स जब आएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन गुप्ता जी, अब आप कहते हैं कि 74 से 100% क्यों नहीं किया गया, तो सर पहले तो मर्ज को डायग्नोस किया जाता है ना, फिर दवाइयां दी जाती हैं, फिर इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे सीधे मरीज को लाएं और ऑपरेशन कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। देखिए, ट्रायल बेसिस कोई चीजें होती हैं, आप ज्यादा अच्छे समझते हैं सर। देखिए, मैं ये समझता हूं, जो मैंने अध्ययन किया है पब्लिक पॉलिसी का देश विदेश में, इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, तो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं लेके आते हैं। आप जो है, जो भी बदलना है एक मुश्त, इफ यू नो कि आपकी डायरेक्शन सही है, तो आप इंक्रीमेंटल चेंज क्यों लेके आ रहे हैं? तो आप कह रहे हैं कि सरकार में कॉन्फिडेंस की कमी है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिसी मेकर्स हमारे जैसे वहां बैठे हैं, दे शुड हैव सजेस्टेड 100%। ठीक है, विजय खेड़ा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। विजय खेड़ा साहब, 74 ही क्यों, 100% क्यों नहीं? अगर मामला इतना सीधा है, इतना फायदे वाला है, तो सर थोड़े फायदे से मन क्यों बना रहे हैं? बड़ा फायदा करते हैं देश का। हमारे प्रश्न का उत्तर तो हमसे अच्छा आपने ही दे दिया है। नहीं सर, वो मैंने उनको दिया था, आपके लिए नहीं है सर। आप अपना उत्तर खुद दीजिए। हमारा भी उत्तर वही है। हमें अभी इस सेक्टर में हमने शुरुआत उसी से की थी
जैसे शुरू में 91 में 23% से शुरू की, फिर 49 से की, फिर 74 से की है। कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब ये बातें एग्जामिन की होगी उस समय मधुकर गुप्ता जी वहाँ नहीं होंगे और एक आदमी नहीं होगा, दर्जनों एक्सपर्ट्स हुए होंगे, दर्जनों पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स रहे होंगे, उसके बाद हर विषय से चर्चा की होगी। ये वन मैन शो या वन मैन डिसीजन नहीं है। खासतौर से नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो हर सेक्टर से सलाह लेके बात करते हैं। आप किसी की बात करेंगे हम वो भी बता देंगे आपको। हर सेक्टर से बात, विदेश विभाग में भी उन्होंने ऐसा ही किया, एक्सपर्ट मंत्री को ले आए हैं। हर जगह ऐसा ही करते हैं, वो सारी सलाह करने के बाद ये निर्णय होते हैं। तो 74% को अभी अच्छा समझा गया होगा, आवश्यकता होगी तो 100% भी होगा, और हो सकता है 74% से हमारा काम चले। बैलेंस दोनों में रखना है। हमने अपने सेक्टर को जिंदा तो रखना ही रखना है हर सूरत में, हमने मारना थोड़ी है। कंपटीशन में हम चाहते हैं कि जो तंगी परेशानी इंश्योरीज को होती है, जो इंश्योर कराते हैं, तो आप ये मान रहे हैं ना कि 74% से आपका सेक्टर बस जीवित रहेगा, उसके अलावा कुछ उसके हाथ में नहीं होगा, सिर्फ सांसें चल रही होंगी? नहीं, सांसें नहीं चल रही होंगी। आप ही ने बोला कि हमको जीवित रखना है अपने सेक्टर को, तो 74% में जीवित तो है लेकिन सिर्फ सांसें ले रहा है। अभी जितने सेक्टर्स में आए हैं तो क्या हुआ? क्या व्यापारियों का नुकसान हो गया? क्या अमेज़न वगैरह के बिजनेस व्यापारियों से मिलते हैं कभी आप? खेड़ा साहब, व्यापारियों से कभी मिलते हैं, बातचीत करते हैं? एफडीआई को लेके, जीएसटी को लेके कभी बातचीत की है? हमें बातचीत की जरूरत नहीं है, हमें उनके बोर्ड बता देते हैं। सर ये अहम असल में बहुत दिक्कत कर देता है। ये अहम है क्या सर? ये अहम है। मुझे 1 से 30 करोड़ लोगों के बोर्ड ने बता दिया कि नोटबंदी सही थी, जीएसटी सही थी, और बराबर लोग बता रहे हैं। हमें किसी से फीडबैक की जरूरत नहीं, जनता ही हमारे है, वही लोकतंत्र में है, उन्हीं की बात हम मानते हैं। अच्छा। वो हमें सब बता देते हैं क्या सही है क्या गलत है, उस पर मोहर लगा दी उन लोगों ने, इसलिए वो विषय पर तो फालतू की बहस होगी। अच्छा, उन्होंने लगा दी बहुत अच्छी तरह से। व्यापारी तो ये बताइए जो अच्छा ये बताइए विजय खेड़ा साहब, गवर्नमेंट कितने मत से बनती है? गवर्नमेंट कितने मतों से बनती है, मुझे ये समझाइए। बस एक कारण, कितने मतों से गवर्नमेंट बनती है सर? अगर लोगों ने मोहर लगाई कितने मतों से? 1/3? ये बात तो 2/3 लोग तब भी आपके खिलाफ थे। ये बात 2/3 लोगों का क्या होगा? मैं जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी मैं अपने पक्ष में मानता हूँ। तो फिर कैसे आपने बोल दिया कि 130 करोड़ लोग आपके साथ हैं? सर 2/3 लोग आपके साथ नहीं थे, सिर्फ 1/3 से आपने सरकार बनाई। वो लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि दोबारा जब वोटिंग हुई तो वो हमारे खिलाफ नहीं गए, इसका मतलब वो हमारे साथ हैं। अच्छा, नहीं तो वो जाते हमारे खिलाफ वोट डालने हैं, ये हम मान के चलते हैं कि हमारे सर मुझे तो ऐसा लगा कि बिना किसी विरोध के आपको चयनित कर लिया हो, निर्विरोध चुन लिए गए हो आप तो ऐसा बताते हैं हमको कि बिल्कुल आप ही थे और आप ही हैं और आप ही रहेंगे। इससे बाहर भी निकलिए थोड़ा। हमें रहेंगे कि नहीं, ये तो लोकतंत्र है। अगर जनता अच्छा समझती है तो उन्होंने हमें द्वारा रखा है। व्यापारियों अच्छा रहेंगे की गारंटी आज नहीं है? क्या बात सर, आप तो रहने का भी दावा करते थे। व्यापारियों को हमने उस ब्यूरोक्रेटिक चिंगल से बाहर निकाल दिया है, जो इसने इतनी वही खाता लेके दिन भर सेल टैक्स में बैठे रहते थे। आप याद करिए, आपने बचपन में जीएसटी का पैसा लोगों का फंसा हुआ है सर, व्यापारी परेशान है। जीएसटी इतनी उलझी हुई है, आज तक समझ नहीं आती व्यापारियों को। चौपट हो गया व्यापार। व्यापारी कहते हैं सर ये हम भी नहीं कह रहे, ये मेरा मुद्दा नहीं है, आज ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पे भी कभी बात करेंगे आपसे विजय खेड़ा साहब जरूर। मेरे साथ प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल है। प्रोफेसर यामिनी, इस फैसले को अमल में लाने के लिए असल में बीमा कानून में संशोधन की जरूरत है क्या? बीमा कानून 1938, क्या इसमें किसी तरह का बदलाव करना पड़ेगा तब ये अमल में आ पाएगा? जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसे अमल में लाया जा सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एफडीआई की लिमिट बढ़ाई गई है। तो अगर जो संशोधन की लाने की बात हो रही है वो सिर्फ उसके बारे में हो रही है जहाँ पे एलआईसी का आईपीओ ऑफर करने की बात है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कानून है जो एक कानून से बना है, उसके अंदर संशोधन की जाती है। जब एफडीआई की लिमिट बढ़ाई जाती है तो उसके लिए एक पॉलिसी एक्शन जैसे बजट में बताया गया और उसको पारित किया गया या पास किया गया, उतना काफी होता है। सवालों का मैं जड़ा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से ये कंपनियां लीक क्या जाएंगी, ये तो हमें ही देने आ रही है। इतना वो परोपकारी है, इतना वो हमारे हित का ख्याल रखती है, वो सिर्फ हमें देगी। गुप्ता जी को मैं मानता हूँ कि वो न्यू लिबरल इकोनॉमी के सपोर्टर हैं, और सच्चाई है कि सरकार के पीएमओ में बैठे हुए लोग भी एक नई जो नौ उदारवादी व्यवस्था चल रही है पूरे विश्व में,
WTO और वर्ल्ड बैंक और IMF के इशारे पे जो चल रही है, कहीं ना कहीं उसी को संचालित करने वाली एक नई विचारधारा है। उसी विचार को आप लेकर आ रहे हैं। लेकिन जरा देखिए भारत की परिस्थितियां और बाकी डेवलप नेशन की परिस्थितियां। भारत की जो कंपनियां आज आधार पर हैं उनकी हालत खराब है। बीमा क्षेत्र में भी बहुत सारे कंपनी जो इंडियन कंपनी है उनके पास रियल में पैसे नहीं है। आप उनसे इक्वल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं कि वो प्रतिस्पर्धा करेंगे जो लाखों करोड़ रुपए लेकर के विदेशी कंपनियां इस भारत में एंट्री मारेगी। ठीक है, सरकार को तो निवेश होगा, सरकार को लाभ व्यक्तिगत तौर पे हो सकते हैं, उससे वो अपना हवाई जहाज सरकार खरीद लेगी या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चला लेगी। लेकिन उन कंपनियों का भी क्या होगा जो भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा के लिए है? उनके पास क्या कोई वैसा व्यवस्था सरकार ने पहले की है? दूसरी बात, जहां तक लोगों की बात है, यहाँ एक बड़ा मार्केट है, वो इसलिए नहीं आ रही है कि हमारा ख्याल रखना है उन्हें हमसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेकर जाना है। एक छोटा उदाहरण मैं देता हूँ, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो हमने इंश्योरेंस का काम कराया यहीं की कंपनी से, अभी तो विदेशी कंपनियां उसमें आई नहीं है, उसमें जो किसानों को जो मिलना चाहिए था उसका मुआवजा जो मिला, जो इंश्योरेंस से जो उनको लाभ मिला, उससे कई गुना कम बने। 65,000 करोड़ रुपए वो लेकर गई वो कंपनियां और 16,000 करोड़ रुपए मात्र दे पाई है इन लोगों को। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। जो हमारे पैसे से जो कंपनी बीमा हमारी करा रही है उसके लाभ कितने बड़े हैं। तो इस लाभ का आकलन किया है विदेशी कंपनियों ने, इसलिए इसमें FDI लाना चाहते, मैंने वो अपना इन्वेस्ट करेंगी। सरकार को लाभ हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा, लेकिन सरकार को इसका भी ख्याल रखना है कि हमारे, और दूसरी बात उस सरकार को जो कथनी और करनी में अंतर रख रही है, कहती है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कौन सी आत्मनिर्भरता है? क्या इस देश के लोग जब विदेशी स्वतंत्रता में आ जाएं तब हम आत्मनिर्भर होंगे? जब हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, बाहर के लोग आकर हमारी सारी पुरानी जो भी PSU है उसको खरीद लें तब हम आत्मनिर्भर होंगे? यह सरकार 80 लाख करोड़ रुपए का जो वर्षों से हमने इकट्ठा किया था हमारे पुरखों ने, मैं नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ने और भाजपा ने, देश की वो संपत्ति है, उसको आप बेच करके सिर्फ आप अपना सरकार और अपनी व्यवस्था चलाने के लिए उसको बेच रहे हैं। ये कौन सा ऐसा पुत्र होगा, सुपुत्र होगा जो अपने पुरखों की जमीन और जायदाद को बेच दे और उसके बाद वो कहे कि हम जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं? आपने बताइए कि एक कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे कि इन्वेस्टमेंट या 10-20 साल बाद उपाध्याय जी आपको या खेरा साहब के पुत्र को मिल जाएगा कोई ऐसी इसी तरह की चीजें? 25 साल, 30 साल, 40 साल, लगभग 70 साल में जो चीजें पैदा की डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर कोई बात कांग्रेस को समझ में नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अब आपकी समझ में अगर FDI नहीं आ पा रहा है, नोटबंदी नहीं आ पा रही थी, GST नहीं आ पा रही थी, तो बाकी लोगों के दिमाग में आई, वो लोगों ने वोट दिए भर भर के, बीजेपी सरकार में आ गई, एक नहीं 2 बार आ गई। आप विरोध नहीं कर पाए ना, आप लोगों को नहीं समझा पाए, तो लोगों को आप पे तो यकीन नहीं है। घनश्याम जी, पहली बात की न FDI इशू था चुनाव में, न GST इशू था। हाँ, इस बार 3 काला कानून जरूर इशू रहेगा और विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें इसका रास्ता मिल जाएगा इन्हें। ये तो दोहरा चरित्र जीते थे, ये तो अपने टाइम में कहते रहे हैं, बड़ा लगातार इसी चीजों का विरोध किया और अब इसी का सपोर्ट कर रहे हैं। पहले जरा एक बार खेरा साहब से पूछिए कि क्या उस समय आप ना समझ थे और अब आप समझ हो गई सरकार को? क्या क्यों आप विरोध करते थे? 26% आया था तो सर, जब 49 आपको संतुष्ट करना सरकार की प्रायोरिटी नहीं हो सकता ना। आपको संतुष्ट करे, आपको तो हर बात में सबूत भी चाहिए, गवाह भी चाहिए, हर बात में आपको संतुष्ट करें, ये प्रायोरिटी सरकार की नहीं हो सकती कि आप सवाल करते रहे, वो जवाब देते रहे, वो भी आप सिर्फ अकेले। आप अपने लोगों के सवालों के जवाब तो दे नहीं पा रहे। एकदम आप सही कह रहे हैं। आपका प्रश्न करने का एक तरीका है, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रश्न का तो उत्तर दे दें, मेरे प्रश्न का न दे। मैं तो उनका प्रतिपक्षी हूं। हालांकि स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में प्रतिपक्ष की अपनी सकारात्मक भूमिका को भी ध्यान रखती है सरकारें, बस इस सरकार को छोड़ क्या पूछूं कि कांग्रेस के समझ में क्यों नहीं आ रहा? खेड़ा साहब से क्या पूछूं, कांग्रेस की समझ में क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आखिर क्लास का वो कौन सा बच्चा है जो कोचिंग करने के बाद भी पास नहीं हो पा रहा, ये पूछूं? अच्छा, आप जो पूछ रहे हैं जरा ये भी तो प्रश्न कभी कभी पूछा करिए कि भैया काहे आप विरोध करते थे इसी FDI का? 26% पर आप इतना संसद को 10 दिनों तक चलने क्यों नहीं किया था? ये क्या वो देशभक्ति थी? आज कौन सी देशभक्ति आप दिखा रहे हैं? ठीक है, जब ठीक है सर, पर आप बैन कर दिया संसद को 10 दिन अक्षर से यही सवाल मैं पूछ लेता हूं सर, वर्ड टू वर्ड यही सवाल, हर्फ दर हर्फ यही सवाल पूछ लिया जाएगा। विजय खेड़ा साहब, FDI से तब इतनी नफरत और अब इतनी मोहब्बत क्यों?
आखिर क्या वजह है सर? आपकी अपनी पॉलिसी एकदम उच्चतम हो जाती है, कांग्रेस कुछ कहती है आप मानते नहीं है, बताइए जरा अजय जी को। चलो इनकी बात का ही जवाब देते हैं। 2004 और 2009 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आपके पास पैसे नहीं थे आर्मी को 1.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट देने के। 15 साल सताया आपने आर्मी वाले। क्या अभी पैसे हैं विजय खेड़ा साहब हमारे पास? विजय खेड़ा साहब अभी हमारे पास पैसे हैं? कितना कर्ज देश में है सर, मुझे ये भी बताते चलिए। फिर आपके खजाने में कितनी ताकत है ये बताते चलिए। अगर आप उससे और आपको तोलते हैं तो मुझे बताते चलिए सर, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम आपसे क्यों नहीं थमते, ये भी बताते चलिए। फर्क मत गिनाइए सर, फर्क गिनाएंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। हाँ तो नहीं, आप पूछिए गिनाएंगे ना। तो बताइए ना मुझको, आपके खजाने में कितनी ताकत है, कितना कर्ज अभी देश पे है सर? हमारे खजाने में इतनी ताकत है। निबंध नहीं लिखिएगा, डेटा दीजिएगा। निबंध नहीं लिखिएगा, डेटा दीजिएगा। आप खत्म हो गए तो बोल लूं। बोलिए सर, डेटा के साथ बोलिएगा प्लीज। क्या बोलना वो तो मुझे मालूम है, जवाब मुझे देना। आपके हिसाब का जवाब थोड़ी दूंगा सर। मेरे शो के हिसाब से ही हो पाएगा ना सर जवाब तो, और सवाल भी बताइए। आपने प्रश्न किया है उसका उत्तर दूंगा मैं। प्लीज बताइए, बताइए प्लीज। आप तो हमसे बेहतर क्वेश्चन कर ही सकते हैं, उसमें क्या सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 2004 और 2009 के और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास वो पैसा है, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट 2.25 लाख दी। हमारे पास पैसा, हमने अरुणाचल का 27 साल से अटका हुआ हवाई अड्डा और पुल बनाया। हमारे पास वो ताकत है कि हम तेजस बना रहे हैं। हमारे पास वो ताकत समझ चुके जो राइफल्स आपने नहीं खरीदे, हमने वो राइफल्स खरीद के दिखा दिए हमने। अजय जी एक एक करके, अजय जी बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा। अजय जी बोलने दीजिए एक बार फिर बोलिएगा। अजय जी मेरी डिबेट में ऐसे नहीं करते ओवरलैप सर, प्लीज खेड़ा साहब को बोलने दीजिए। ले रहे हैं आप मुकाबला नहीं कर सकते 2004 और 9 से और आज का। आज हमने बीमा क्षेत्र के लिए 10 दिन तक पार्लियामेंट को क्यों नहीं चलने दिया? हम FBI 100% भी हम FBI 100% भी अगर करेंगे, आपने बंद कर रखा था पार्लियामेंट को, अगर हम FBI 100% भी करेंगे तो अब राजद्रोह का काम कर रहे हैं आप। हमारी इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उस समय 2004 और 9 में जिस हालात में देश गुजर रहा था, अब बुरा हालात थे, उसमें आज में जमीन आसमान का फर्क है। हमने अभी आपको बताया क्या फर्क है, वही तो बोल रहा हूँ। कर्ज कम हुआ है, बढ़ा है, काम नहीं हुआ, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बढ़ा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको डिफेंस का बजट दिखाई नहीं दे रहा। रोजी रोजगार है या खत्म हो गए? MSME का क्या हाल है? अरुणाचल के बॉर्डर, छोटे छोटे अरुणाचल के बॉर्डर पर क्या हालत है? आप सुनिए सर शोर नहीं। अजय जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अजय जी फिर मुझे टोकना पड़ेगा सर, फिर आपको टोकना भी पसंद नहीं आता सर। प्लीज एक एक करके खेड़ा साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ जाऊंगा। खेड़ा साहब बोलिए। अजय जी 1 मिनट। 2004 से क्यों मुकाबला कर सकते हो आप? खेड़ा साहब बात हो गई पूरी, बात पूरी हो गई सर। नहीं अब ठीक है, अगर आप कह रहे तो हो गई। नहीं आपको कुछ कहना है तो कहिए सर, मौका है आपके पास, बोलिए प्लीज। मैं इतना ही कह रहा था कि जिसमें बोलने लगे कि सब में अब में फर्क है, हम अब अफोर्ड कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज की तब की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क है। तब हिंदुस्तान कमजोर था। आप अरुणाचल में रोड बनाने के पैसे नहीं थे आपके पास, तिस्ता नदी को पुल बनाने के पैसे ठीक है, हो गई सर। अजय जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है खेड़ा साहब हो गई सर। इतनी लंबी बातें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं सर, इतनी लंबी बातें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा सर। समय है सर, समय के हिसाब से। खेड़ा साहब आ रहा हूँ आपके पास। विनम्र आग्रह करूंगा कि खेड़ा साहब, तब भी हिंदुस्तान उतना ही मजबूत था, आज भी और भविष्य में। ये भाजपा और कांग्रेस से हिंदुस्तान बदलता नहीं है, ये देश की एक प्रक्रिया है। जहां तक बात है वाजपेयी जी 2004 उस समय उनका भी सरकार थी और उनकी सरकारों ने भी FDI और बाकी चीजों पर काम किया है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप सरकार में आते हैं तो आप WTO और IMF के और वर्ल्ड बैंक से आप चलने लगते हैं, और सरकार से बाहर होते हैं तो RSS से चलने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों जीते हैं? एक रास्ता अपनाइए। आप है कैपिटलिस्ट के समर्थक, आप है पूंजीपतियों के समर्थक, आप दो लोगों के ही समर्थक हैं, इस बात को मानिए। देश का करोड़ों लोग जो है रोड पे रहे, ठीक है 25,000 की नौकरी। अजय जी हो गई बात। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय जी मैं आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका हूं सर, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं दे पाऊंगा। कंप्लीट हो गई आपके। मधुकर जी भी मेरे पास है। मधुकर जी असल में जीवन बीमा प्रीमियम GDP के प्रतिशत के रूप में 3.6% है, जो वैश्विक औसत 7.13% के मुकाबले कम है। सर इस बदलाव के बाद किस तरह के नए और चेंजेस देख पाएंगे आप? क्या कुछ बदलाव यहाँ पे भी होगा?
देखिए, इसमें जीडीपी का अगर ये 3% है, अगर हम धन नहीं कमाते अपने देश के लिए, मतलब क्रिएशन ऑफ वेल्थ जो है, अब आप ये बताइए कि इससे बीमा से कौन सी क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो रही है? बीमा जो तब किया जाता है अगर हम लोगों का रिस्क एलिमेंट कम करना चाहते हैं। उदाहरण के रूप में लेबरर को, मजदूर को चोट लग जाए, वो काम पे ना जा सके, किसान है उसकी फसल नष्ट हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, पानी की किल्लत हो जाए, उसको इंश्योर कर। जो बीमा है, बीमे का फायदा जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, गरीब से गरीब लोग हैं, या जिन पे मार जो है, जो वेरिएशंस होती हैं प्रकृति की या अर्थव्यवस्था की, उसकी मार जो है वो झेल नहीं पाते हैं, उनको इंश्योर करने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जो हमारे कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको हम पूंजी निवेश के ज़रिए हम राहत पहुंचाते हैं। अब मैं राजस्थान का एड्रेस से हूँ, अब हर दूसरे चौथे साल अकाल पड़ता है, तो अगर हम इंश्योरेंस के ज़रिए किसानों को इंश्योर करते हैं, और जो पैसा सरकार को देना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, जो प्रीमियम का एक अंश किसान दे और कुछ अंश राज्य सरकार, केंद्र सरकार दे, तो कमज़ोर तबके के लोगों को फ़ायदा है। आमतौर पे देखिए, मैं बहुत बैलेंस्ड व्यू लेना चाहूँगा, और मैं उपाध्याय जी को, माननीय उपाध्याय जी को बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी अफसरशाही का ऐसा है। मैं खुद यूएन में रहा हूँ, मैं खुद बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो हैं उनसे पढ़ा हूँ, और हमने विरोध किया है वर्ल्ड बैंक की, IMF की, यूएन की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको ये कहा है कि भारत इतना बड़ा देश है और हमारे में इतना स्वाभिमान है कि आप जहां कहेंगे वहां हम साइन नहीं करेंगे, हम वो पब्लिक पॉलिसीज लेके आएंगे जिससे हमारे गरीब आदमी को फायदा है। तो बड़ी विनम्रता से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि कोई डिक्टेशन वर्ल्ड बैंक की या IMF की या इंटरनेशनल सिस्टम की हमें नहीं है। तो हमें अपना स्वार्थ देखना है, अपने देश के लोगों का स्वार्थ देखना है। इसमें जो इंश्योरेंस लॉबी है अमेरिका में, उदाहरण ले लें, बहुत बड़ी है। आज अगर हम एनालिसिस विश्लेषण करें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज अमेरिका में हैं, एक अगर बड़े देश का उदाहरण लें, तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल डोनेशंस जो हैं इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। तो वो व्यवस्था अगर भारत में भी आ जाती है तो उससे हमारे देश के लोगों को नुकसान होगा। तो हमें वो सब जो कमियां हैं इस व्यवस्था में, इंश्योरेंस की व्यवस्था में, इंश्योरेंस सेक्टर में, विकसित देशों में, वो हमें भारत में नहीं लाने देनी है। और इसीलिए जो सरकारी कंपनीज हैं जैसे LIC है, उनसे प्रतिस्पर्धा कराना अनिवार्य है, आवश्यक है। और हमें इस बात का बोध हमेशा रहना चाहिए कि हम पूंजी निवेश होने दें, परंतु हम उनके गुलाम नहीं बने। हम उनकी पॉलिसीज, हम वो सब करें जो हमें पोसाता है, जो हमारे हित में है। कहा जाता है इंश्योरेंस सेक्टर में कि उसकी इंश्योरेंस कीजिए जिसने कभी पॉलिसी क्लेम नहीं करनी है। जिसको जो अब 60 साल के सीनियर सिटीजन्स को कितने पॉलिसीज मिलती हैं? तो जो इंश्योरेंस एजेंट है उसकी ट्रेनिंग यही होती है कि उसको इंश्योर करो जिसने कभी क्लेम ही नहीं करना है। तो बात यह है कि हमें बहुत बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा इस सेक्टर का, परंतु जितने प्लेयर्स होंगे, जितना कंपटीशन होगा, जितनी प्रतिस्पर्धा होगी, उससे हमारे देश को और विशेष तौर पे गरीब आदमी को फायदा मिलेगा। यामिनी जी, असल में एक डर जो LIC वर्कर्स है उनको ये भी है कि जो धन को संरक्षित करने का संकल्प है वो कहीं ना कहीं इससे आहत हो जाएगा। जो धन की सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं इससे नुकसान में पहुंच जाएगी। जी देखिए, जहाँ तक LIC के डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है या सरकार ने कहा है कि वो अपना स्ट्रैटेजिक स्टेक नहीं हटा रही है, जिसका अर्थ है कि सरकार ही उसको कंट्रोल करेगी। इसलिए ना तो उनके हटाए जाने पर, ना ही जो उनकी पॉलिसीज़ थी उसके चेंज होने पे, ना ही उनके जो धन जो बचाया हुआ है उसके अंदर कोई बदलाव आने में जो सरकारी महकमे के जो है अगेंस्ट हो या लोगों के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा। जहाँ तक जो कोशिश है वो कोशिश सरकार की है कि कुछ स्टेक को जो है ऑफलोड किया जाए और वहाँ से हटा करके उससे जो है पैसा कमा करके वेलफेयर स्कीम्स को लगाया जाए। जहाँ तक बीमा लोगों को पहुँचने की बात है, अगर आप देखें तो श्रमिक बीमा
योजना आई है, अटल पेंशन योजना आई है, ये सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। अगर एफडीआई आता है तो और कोशिश की जाएगी एक कंपटीशन बढ़ा करके एक ओवरऑल मार्केट में प्लेयर्स के सिनेरियो से एक बेटर प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाए, चाहे वो जैसे देखा जाए क्रॉप इंश्योरेंस ही फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं तो लोगों को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो सरकार की कोशिश है और यही समझाने की कोशिश भी असल में फायदे का सौदा है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास खबरों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।